Print culture and the modern world. It contains 8 marks and syllabus topics are the first printed books. Prints comes to Europe. The print revolution and its impact. The reading in the 19th century. India and the world of print. Religious reforms and public debates. New reforms of publication, print and censorship. Evidence of printed material can be found everywhere like journals, magazine, books, theatre program, etc. तो ये कह रहे हैं कि जो एविडेंस हैं मतलब साक्ष्य हैं जो किसके प्रिंटेड मटेरियल की हमें कहाँ मिल जाते हैं जर्नल्स मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में. प्रिंट इट सेल्फ हैज़ हिस्ट्री विच हैज़ शेप्ड अवर कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड. प्रिंट की खुद की हिस्ट्री है जिसने हमारे प्रेजेंट टाइम को चेंज किया है. ठीक है, तो अब पहला टॉपिक आता था प्रिंटेड बुक्स. अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप्ड इन चाइना, जापान एंड कोरिया. ठीक है, इन 3 देशों में सबसे पहले प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई थी. तो पहला आता है इसमें प्रिंट इन चाइना. सबसे पहले शुरुआत यहीं से हुई है. फ्रॉम AD 594 ऑनवर्ड्स बुक्स इन चाइना वर प्रिंटेड बाय रबिंग पेपर अगेंस्ट द इंक सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक्स. जो लकड़ी के जो ब्लॉक होते थे उनमें इंक लगी रहती थी, उनसे वो पेपर पर रब करके प्रिंटिंग करते थे चाइना में. द ट्रेडिशनल चाइनीज अकॉर्डियन बुक was folded and stitched at the side because both sides of thin porous sheet could not be printed. जो अकॉर्डियन बुक थी, ट्रेडिशनल बुक थी ये चाइना की, ये क्या एक साइड से फोल्ड रहती थी और स्टिच मतलब सिली हुई रहती थी और दोनों साइड प्रिंट नहीं होता था. इसमें एक ही साइड प्रिंट होता था क्योंकि जो पुराने पेपर थे वो थिन थे और पोरस थे, मतलब उनमें होल थे हल्के हल्के से, इंक दूसरी साइड आ जाती थी तो एक साइड ही प्रिंट होती थी इसमें. ठीक है, और इसमें स्किल्ड क्राफ्ट्समैन could copy the beauty of calligraphy with remarkable accuracy. इसमें स्किल्ड क्राफ्ट्समैन का लोग मतलब इसको लिखते थे. फॉर लॉन्ग टाइम द इम्पीरियल स्टेट इन चाइना वॉज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल. बहुत लंबे समय तक चाइना में जो इम्पीरियल स्टेट थी मतलब सरकार थी उसने ही मेजर प्रोड्यूसर थी वो प्रिंटेड मटेरियल में. जो भी मैगजीन छपेंगे जो भी बुक्स छपेंगे वो सरकार के द्वारा छपेंगे. चाइना possessed द ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम विच रिक्रूटेड इट्स पर्सनल थ्रू सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. तो मतलब जो प्रिंटेड का जो कंट्रोल था वो चाइना गवर्नमेंट था और वो कैसे ब्यूरोक्रेट सिस्टम के थ्रू था. और वो कैसे आते थे ब्यूरोक्रेट, जैसे हमारे यहाँ IAS होता है ऐसे उनके यहाँ भी होता था सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस. ठीक है, वहाँ से लोग सिलेक्ट होकर आते थे, वही उसको प्रिंटिंग को कंट्रोल करते थे. सो द वास्ट नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक्स वर प्रिंटेड इन चाइना अंडर स्पॉन्सरशिप ऑफ इम्पीरियल स्टेट. तो जो भी वहाँ पे बहुत सी ज़्यादा नंबर टेक्स्ट बुक्स छप रही थी वो सारी की सारी इम्पीरियल स्टेट द्वारा कंट्रोल थी. बाय 17th सेंचुरी द यूज़ ऑफ प्रिंट डाइवर्सिफाइड. 17th सेंचुरी आते आते प्रिंट जो है डाइवर्सिफाइड हो गई, मतलब फैल गई, मतलब बहुत सी चीज़ों में आ गई और मॉडिफाई हो गई बिकॉज ऑफ प्रॉस्पेरिंग अर्बन कल्चर. क्योंकि प्रॉस्पेरिंग मतलब बढ़ रहा था, क्या बढ़ रहा था, शहरी कल्चर बढ़ रहा था, इसलिए बुक्स की डिमांड भी बढ़ रही थी और अलग अलग क्षेत्रों में बुकें आ रही थी. तो जो डाइवर्सिफिकेशन हो रहा था वो किसकी वजह से हो रहा था, तो ये फॉलोइंग पॉइंट से इनकी वजह से डाइवर्सिफिकेशन देखा जा सकता है. द न्यू रीडरशिप प्रिफर्ड फिक्शनल नैरेटिव्स, पोएट्री, ऑटोबायोग्राफी, एंथोलॉजीज ऑफ लिटरेरी मास्टर एंड रोमांटिक प्लेस एक्सेट्रा. तो जो नए रीडर थे वो क्या प्रेफर कर रहे थे, फिक्शनल स्टोरी मतलब कहानियाँ और पोएट्री और जो ऑटोबायोग्राफीज़ को. ठीक है, रिच वुमन रीड करती थी पोएट्रीज, प्लेज. वाइफ्स ऑफ स्कॉलर ऑफिशियल पब्लिश देयर राइटिंग्स एंड कोर्टिजन रोट अबाउट देयर लाइफ्स. वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज एंड मैकेनिकल प्रेसेस वर इम्पोर्टेड टू चाइना इन लेट 19th सेंचुरी. अभी 17th सेंचुरी में क्या था, वो वुडन ब्लॉक्स ही काम चलता आ रहा था. उसके बाद ना वहाँ से ना जो प्रिंटिंग टेक्निक्स ये वेस्टिंग से इन्होंने इम्पोर्ट करने का 19th सेंचुरी में. संघाई बिकेम द हब ऑफ न्यू प्रिंट कल्चर. फिर इसके बाद संघाई जो है ना वो न्यू हब बन गया था प्रिंटिंग कल्चर का. केटरिंग टू द वेस्टर्न स्टाइल स्कूल. क्योंकि वेस्टर्न स्टाइल स्कूल क्योंकि यहाँ से इन्होंने प्रिंटिंग की जो मशीन्स थे वो इम्पोर्ट करा ली. फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग देयर वॉज नाउ अ ग्रेजुअल शिफ्ट टू मैकेनिकल प्रिंटिंग. पहले जो वुडन ब्लॉक थे वहाँ से प्रिंट कर रहे थे ऐसे स्टैम्प की तरह लगा के, अब उसकी जगह न्यू मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस ने ले ली थी. 19th सेंचुरी में हुआ था ये, उससे पहले सब वुडन ब्लॉक से काम चल रहा था. अब प्रिंट जापान में कैसे आया, तो जो बुद्धिस्ट मिशनरीज थे
फ्रॉम चाइना इंट्रोड्यूस हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इनटू जापान। तो बुद्धिस्ट मिशनरीज जो चाइना से अपना धर्म फैलाने के लिए जापान गए, तो वो इसके साथ साथ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भी लेके आए जापान में। कब? AD 768 to 779। द ओल्डेस्ट जापानीज बुक इन द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र प्रिंटेड इन 868। मतलब कि पूरे 768 में ये लोग आ गए थे, लेकिन उन्होंने 100 साल में अपनी पहली बुक लिखी, डायमंड सूत्र। इतना टाइम क्यों लग गया? क्योंकि ये एक अच्छी बुक है, धार्मिक बुक है, इसको लिखने के लिए टाइम चाहिए रहेगा। ऐसे नहीं कि यहाँ पे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी लाए, उसके बाद लोगों को समझाएंगे, फिर उसमें से जो बुक में लिखे ना उसमें अच्छी चीज़ छांट के लिखेंगे, इसलिए इसमें इतना टाइम लग गया। पिक्चर्स वर प्रिंटेड ऑन टेक्सटाइल्स, प्लेइंग कार्ड्स एंड पेपर मनी। और फिर उसके बाद ना बुक तो लिखी जा रही, फिर पिक्चर्स भी प्रिंट होने लगी। कहाँ पे? कपड़ों पे, टेक्सटाइल्स। प्लेइंग कार्ड्स, तो प्लेइंग कार्ड्स होते खेलने वाले, और पेपर मनी जो मनी करेंसी होती है ना, नोट्स होते हैं, उन पर भी वो पिक्चर्स ना प्रिंट होने लगी। इन मेडिवल जापान पोइट्स, प्रोज राइटर्स वर्क्स रेगुलरली पब्लिश्ड, बुक्स वर चीप। यहाँ पे क्या था, जापान में क्या था ना, पोइट्स और प्रोज राइटर बहुत थे, तो वहाँ पे ना बुक्स भी बहुत रेगुलरली पब्लिश होती रहती थी, और इसलिए बुक्स सस्ती थी क्योंकि रेगुलरली पब्लिश हो रही थी, और अबंडेंट थी, मतलब प्रचुर मात्रा में थी। लाइब्रेरीज एंड बुक स्टोर वर पैक्ड विद वेरियस टाइप्स ऑफ बुक्स ऑन डाइवर्स टॉपिक्स लाइक वुमन, म्यूजिकल। जो लाइब्रेरी और बुक स्टोर थे ना, वो डाइवर्स टॉपिक से भरे हुए थे, जैसे कि वुमन के लिए और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, कैलकुलेशन के लिए बुक चाहिए तो वो भी है, टी सेरेमनी के लिए बुक चाहिए तो वो भी है। ये कोई सेरेमनी होती होगी, जैसे अपने कोई वेडिंग वगैरह होती है, वहाँ पे जापान में कोई सेरेमनी होती है, इसके लिए भी बुक्स थी। फ्लावर अरेंजमेंट्स के लिए बुक थी, एटिकेट्स थी, मतलब हमें कैसे बिहेव करना है उस पर भी बुक थी, कुकिंग पे भी बुक थी, फेमस प्लेसेस पे भी बुक थी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंट्स कम टू यूरोप। प्रिंट्स यूरोप में कैसे आया? इससे पहले जापान में कैसे आया था? बुद्धिस्ट मिशनरी आए थे चाइना में, वो अपने साथ क्या लाए थे? मैकेनिकल वुडन ब्लॉक्स लाए थे, जिससे उन्होंने यहाँ पे जापान में प्रिंटिंग स्टार्ट करी, और पहली बुक लिखी थी डायमंड सूत्र। अब यूरोप में कैसे आया प्रिंटिंग? ठीक है, प्रिंट्स कम्स टू यूरोप। फर्स्ट सेंचुरी सिल्क, स्पाइसेस एंड पेपर फ्रॉम चाइना फ्लोड इनटू यूरोप थ्रू सिल्क रूट। सेंचुरीज से ना इनका यूरोप और चाइना का ट्रेड चलता रहता था, किसके थ्रू? सिल्क रूट से। इसमें क्या जाता था? सिल्क जाता था, मसाले जाते थे, और पेपर भी जाता था चाइना से। कहाँ पे? यूरोप में। 1295 मार्को पोलो रिटर्न टू इटली। मार्को पोलो एक ट्रेवलर था जो कि चाइना से इटली रिटर्न करा, तो यहाँ से उसने ये टेक्नोलॉजी ले गया अपने साथ, वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी चाइना से लेकर आया था 1295 में। ठीक है, अब मार्को पोलो आए तो वहाँ से इटली से क्या ले आए? वुड ब्लॉक ले आए। तो इस ना इटालियन ने क्या करा, बुक प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दी। लेकिन जो लग्जरी एडिशंस थे ना, महंगे एडिशंस, वो स्टिल क्या थे? हैंड रिटन थे ऑन वेरी एक्सपेंसिव वेलम। वेलम क्या होता है? जो जानवरों की स्किन होती है उस पर हैंड रिटन। किसके लिए मिल रहे थे? वो एरिस्टोक्रेट सर्किल थे, मतलब अमीर लोगों के लिए। जानवरों की स्किन पे जो वेलम होता है उस पर लिखे जा रहे थे। एज अ डिमांड फॉर बुक्स इंक्रीज, द बुक सेलर अपॉइंटेड मोर स्क्राइब्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट। जैसे ही इससे क्या हुआ, फिर डिमांड बढ़ी बुक की। ठीक है, तो बुक सेलर ने स्क्राइब्स रख लिए। स्क्राइब्स वो होते हैं जिनको मतलब मैन्यूस्क्रिप्ट्स, मतलब हाथ से लिखी हुई जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती हैं उनको एग्जैक्टली वैसा ही कॉपी कर लें। ठीक है, तो डिमांड बढ़ रही थी तो स्क्राइब्स हायर कर लिए गए और मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखी गई। और क्या अरेंज करे? बुक फेयर्स, मेले, किताब मेले। ठीक है, अलग अलग जगह इन डिफरेंट प्लेसेस। विद ग्रोइंग डिमांड फॉर बुक्स, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ग्रेजुअली बिकेम मोर पॉपुलर। जैसी डिमांड बढ़ रही थी बुक की, तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और ज़्यादा पॉपुलर हो गई। बाय अर्ली 15th सेंचुरी वुड ब्लॉक्स वर यूज्ड इन यूरोप टू प्रिंट टेक्सटाइल्स, प्लेइंग कार्ड्स। जो 15th सेंचुरी की शुरुआत थी, अर्ली मतलब शुरुआत में ही वुड ब्लॉक किस में यूज़ हो रहे थे? टेक्सटाइल में प्रिंट करने के लिए, प्लेइंग कार्ड्स में, और रिलीजियस कोई पिक्चर है, ठीक है, उस पर ही। तो अब इसके लिए क्या है? इस डिमांड बढ़ रही तो उसके लिए अब क्या नीड बढ़ी? देयर वॉज अ ग्रेट नीड फॉर क्विकर चीपर रिप्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट। डिमांड बढ़ रही है तो क्या चाहिए भैया? जल्दी जल्दी प्रोडक्शन करिए और सस्ता प्रोडक्शन करिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए थी? न्यू इन्वेंशन की जरूरत थी, न्यू इन्वेंशन ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो फिर ठीक है, डिमांड बढ़ने लगी। तो वही गुटेनबर्ग एंड प्रिंटिंग प्रेस। तो गुटेनबर्ग जो था वो क्या था? जर्मन मर्चेंट का बेटा था। ठीक है, और ही डेवलप्ड फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन 1430s। ठीक है, 15th सेंचुरी के अर्ली में उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस बना ली।
कैसे बना ली? क्योंकि उससे नॉलेज थी किसकी, ओलेफ प्रेस में वो काम करता था। और फिर उसने देखा कि यहाँ डिमांड बढ़ती जा रही है, चीप प्रोडक्शन चाहिए, उसे डिमांड चाहिए, तो उसने कहा ये चीज़ अच्छी है, हम प्रिंटिंग प्रेस बना देते हैं एक। तो उसने ओलेफ प्रेस के एक्सपीरियंस से उसने क्या करा, मॉडल बनाया प्रिंटिंग प्रेस का, मोल्ड्स बनाए मतलब सांचे बनाए, उसमें वो कास्टिंग करके मेटल टाइप्स की लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स की कास्टिंग कर सेट कर दिया उसने, फिर उससे वो प्रिंटिंग प्रेस बन गई। तो फिर ये प्रिंटिंग प्रेस जब बनी तो इससे पहली बुक लिखी गई गुटनबर्ग के द्वारा, बाइबल, ठीक है। द प्रिंट वॉज फर्स्ट क्लोजली रिजेंबल्ड द रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स इन अपीयरेंस एंड लेआउट्स। इसके बाद ना जब ये इसने यहाँ पे चल गई इटली में, फिर इसके बाद इसने क्या करा, ये प्रिंटिंग पूरे यूरोप में फैल गई। 1450 से 1550 से पूरे यूरोप में फैल गई, ठीक है। दिस शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग लीड टू द प्रिंट रेवोल्यूशन। और ये जो शिफ्ट हुआ ना, हैंड प्रिंटिंग किसकी हो रही थी, वुडन ब्लॉक से हैंड प्रिंटिंग हो रही थी, इंक लगा के पेपर पर रब कर देते। अब उसका शिफ्ट हो गया, मतलब चेंज हुआ कहाँ पे, मैकेनिकल प्रिंटिंग। गुटनबर्ग ने प्रेस बना दी, प्रिंटिंग प्रेस। तो इससे क्या प्रिंट रेवोल्यूशन आ गया, जैसे ही प्रेस बनी। क्यों प्रेस बनेगी, ये कितने 1 घंटे में 50 शीट छाप दे रही, वुडन ब्लॉक से इतना हो नहीं पा रहा था। तो ये इससे एक रेवोल्यूशन आ गई, प्रिंट रेवोल्यूशन आई पूरी। प्रिंट रेवोल्यूशन और उसके इम्पैक्ट क्या पड़े। प्रिंट रेवोल्यूशन वाज जस्ट नॉट न्यू फॉर प्रोड्यूसिंग बुक्स, इट ट्रांसफॉर्म लाइफ्स ऑफ पीपल बाय चेंजिंग देयर नॉलेज। प्रिंट रेवोल्यूशन क्या, बुक ही जल्दी नहीं छप रही थी, बट इससे क्या हो रहा था कि बुक जल्दी छप रही थी, ज़्यादा लोग पढ़ रहे थे, इससे उनकी लाइफ चेंज हो रही थी। इट ट्रांसफॉर्म मतलब चेंज कर रही थी किसकी, लाइफ ऑफ पीपल बाय चेंजिंग देयर नॉलेज चेंज हो रही तो उसकी लाइफ भी बदल रही, ठीक है। न्यू रीडिंग पब्लिक, इससे क्या हुआ कि ज़्यादा बुकें छप रही, ज़्यादा लोग पढ़ रहे, तो एक मतलब ऐसी पब्लिक क्राइटेरिया डेवलप हो गया, नई पब्लिक। जैसे आजकल लोग रील देख रहे हैं, बहुत ही क्रेज़ है, उस टाइम क्रेज़ हुआ था किसका, बुक पढ़ने का, ठीक है। With the printing press, a new reading public emerged. As printing reduced the cost of books, there was a large number of people who could not read, but could enjoy listening to books being read out. बहुत से ज़्यादा ऐसे पीपल थे जो खुद पढ़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन कोई अगर उन्हें पढ़ा के सुना दे तो ऐसी जनता भी बहुत थी। The rates of literacy in most European countries were very low till 20th century. ये हम लोगों को ज्ञान देते हैं कि हम लोग अनपढ़ गंवार, और ये लोग खुद यूरोप 20th सेंचुरी मतलब 1900 कुछ में शुरू में बहुत ही मतलब कैसे थे, रेट ऑफ लिटरेसी बहुत ही कम थी इन लोगों के यहाँ। ये लोग हम लोगों का मजाक उड़ाते हैं, लोग खुद लिटरेट थे, ठीक है। तो इससे भी अब जिन लोगों को पढ़ने की इच्छा जागी, भाई लिटरेट हैं ये लोग, तो ये लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर इन डिमांड और बढ़ेगी बुक की। टू सेटिस्फाई देयर नीड्स प्रिंटर्स बिगिन पब्लिशिंग पॉपुलर बैलेट्स मतलब जिसमें कहानियाँ होती हैं और पोइट्री वगैरह, प्लेस वगैरह लिखे रहते हैं, ठीक है। और फोल्क टेल्स विद लॉट ऑफ पिक्चर, और पिक्चर्स के साथ ये सब प्रिंट होने लगा। दीज वर देन संग एंड रिसाइटेड एट गैदरिंग्स, ठीक है। अब सब लिटरेसी कम है तो क्या होगा, रिसाइट मतलब गाए जाएंगे कहाँ पे, जब पब्लिक गैदरिंग होगी, कहीं का पब्लिक में मीटिंग होगी, भाई सब लोग पढ़े लिखे थे नहीं यहाँ पे, तो जो पढ़ा लिखा था वो रिसाइट करेगा, बोलेगा, ठीक है। पूरे गाँव में टेबल्स मतलब टाउन टेबल्स क्या होता है, ये होते हैं शहर में ऐसी जगह जैसे आजकल पब होते हैं ना, वहाँ सब लोग इकट्ठे होकर ड्रिंकिंग करते हैं, सब लोग बैठ के बातें करते हैं, तो वहाँ पे ये बुकें पढ़ी जाने लगी, रिसाइट की जाने लगी टाउन्स में और विलेजेस में, गैदरिंग्स में, ठीक है। रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट। अब जो रिलीजियस लोग थे उन्हें डिबेट, उन लोग आपस में डिबेट से उन्हें डर लगा कि जो टाउन में जो गैदरिंग हो रही हैं, जो टेबल्स में बातें हो रही हैं, अब लोग ना कुछ भी प्रिंट करके कुछ भी बातें बोल सकते हैं, तो उन्हें ये डर था कि ऐसा ना हो कि हमारी जो मिस इंटरप्रेट कर दें हमारी बाइबल्स वगैरह, या फिर हमारे जो रिलीजियस बिलीव हैं उसको ये लोग मिस इंटरप्रेट करके कुछ और ही बोलने लगे, या फिर कुछ और भी, क्योंकि प्रिंट तो प्रिंट होने लगा भाई, कुछ भी लोग, हर तरह के लोग हैं समाज में, तो कुछ भी प्रिंट कर सकते, तो इससे रिलीजियस लोग डर गए। इट वॉज फियर दैट इफ देयर वॉज नो कंट्रोल ओवर व्हाट वॉज प्रिंटेड एंड रीड देन रिबेलियस आइडियाज माइट स्प्रेड। तो उन्हें ये डर था कि अगर कोई क्या प्रिंट हो रहा है उस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो विद्रोही आइडिया भी आदमी लोग फैलाने लगेंगे। इफ़ दैट हैपेंड द अथॉरिटी ऑफ वैल्यूएबल लिटरेचर वुड बी डिस्ट्रॉयड। अगर ऐसा होता है तो जो हमारी वैल्यूएबल लिटरेचर है, हाँ, उसकी अथॉरिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। दिस एंजाइटी वॉज एक्सप्रेस बाई रिलीजियस अथॉरिटीज, मोनार्क्स, राइटर्स एंड आर्टिस्ट। तो ये टेंशन ना इन्होंने अपनी बताई, कौन ने बताई, रिलीजियस जो अथॉरिटीज़ थी, और जो मोनार्क्स मतलब राजा थे, जो राइटर थे, जो आर्टिस्ट थे, क्योंकि प्रिंट करना है तो कोई भी प्रिंट कर सकता है, अभी कोई रोक टोक नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है इसमें। तो भाई जो होशियार लोग थे, जो राजा महाराजा थे, और जो अथॉरिटीज़ थी, और जो राइटर्स थे, जो आर्टिस्ट थे, ये तो भाई सोच समझ के लिखते थे जो भी लिखते थे, लेकिन जो आर्टिस्ट नहीं है, जो राइटर नहीं है, वो कुछ भी लिख सकते हैं। तो उस चीज़ को उन लोगों को उसका स्ट्रेस था। रिलीजियस रिफॉर्म्स इन
In 1517, Martin Luther wrote 95 theses criticizing many of the practices and rituals of Roman Catholic Church. मार्टिन लूथर थे, उन्होंने एक 95 थीसिस बुक लिखी जिनमें उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया जो प्रैक्टिस और जो रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा। हिज राइटिंग वर इमीडिएटली रिप्रोड्यूस्ड, उसकी राइटिंग और ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर दी, और ज़्यादा बढ़ा दी गई वास्ट नंबर में, और बहुत से लोगों ने उसे पढ़ा, रीड वाइडली। इट लेड टू द बिगिनिंग ऑफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, और इससे क्या हुआ, विद्रोह होना स्टार्ट हो गया। प्रिंट एंड डिस्टेंस, प्रिंट से जो लोगों की डिस्टेंट मतलब असहमति, सहमत नहीं थे, मतलब कुछ लोग ना कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं तो उससे सब लोग सहमत थोड़ी हो जाएंगे। तो प्रिंट और डिसेंट क्या है, मतलब लोग सहमत क्यों नहीं हैं उनसे। प्रिंट पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर स्टिमुलेटेड मैनी डिस्टिंक्टिव इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशंस ऑफ फेथ इवन अमंग लिटिल एजुकेटेड वर्किंग पीपल। अब जो क्या थे ना, जो लिटिल एजुकेटेड पर्पल थे आदमी, जो ना तो कम पढ़े लिखा था, ठीक है, वो भी इनका इंटरप्रेट कर रहे थे, मतलब अलग का मतलब निकाल रहे थे, जो रिलीजियस बुक थी वगैरह थी ना उनके फेथ पे। अब भाई ज़रूरी थोड़ी है वो सही निकाले हैं, कोई कुछ मतलब निकाले, जिसकी जितनी जानकारी है, जितनी नॉलेज है उसी हिसाब से समझेगा वो उस चीज़ को, तो ठीक है, इससे उन्हें और स्ट्रेस आ गया, ठीक है। तो इन 16th सेंचुरी मेनोचियो, अब मिलर इन इटली, एक मिलर था मेनोचियो, उसने इंटरप्रेट कर दिया बाइबल का मैसेज, लेकिन उससे क्या हुआ, रोमन कैथोलिक वाले गुस्सा कर गए। व्हेन द रोमन चर्च बिगन इंक्विजिशन टू रिप्रेस हेरेटिकल आइडियाज, मेनोचियो वाज एग्जीक्यूटेड। तो रोमन कैथोलिक ना इससे नाराज़ होगा तो उसको ना सज़ा दे दी, कौन सी, उसे फांसी की सज़ा दी, एग्जीक्यूट ही कर दिया उसे। देन द रोमन चर्च इम्पोज 7 सीवियर कंट्रोल्स ओवर पब्लिशर एंड बुक सेलर्स एंड बिगेन टू मेंटेन एन इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स फ्रॉम 1558। फिर इसके बाद ना, इसको सज़ा देने के बाद इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक बहुत मतलब कठोर कंट्रोल करा क्या पब्लिश होगा और कौन कौन सी बुकें बैन है। उन्होंने इसकी एक लिस्ट बता ली, इंडेक्स ही बना दिया, इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स फ्रॉम 1558। एरेस्मस, अ लेटिन स्कॉलर एंड कैथोलिक रिफॉर्मर, एक्सप्रेस डीप एंजाइटी अबाउट प्रिंटिंग। एक एरेस्मस थे, ये विद्वान थे, स्कॉलर, ठीक है, इन्होंने अपनी कड़ी चिंता जताई थी प्रिंटिंग के बारे में कि प्रिंटिंग से काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। रीडिंग मेनिया, रीडिंग के लिए पागलपन। इन 17th और 18th सेंचुरी लिटरेसी रेट हैज़ इंक्रीज इन मोस्ट पार्ट ऑफ यूरोप। 17 से 18वीं शताब्दी में लिटरेसी रेट बहुत से यूरोप के पार्ट्स में क्या हुआ, बढ़ रही थी। चर्च डिफरेंट डिनोमिनेशन के सेट क्या कर रहे, सेट कर रहे थे स्कूल गाँव में। इससे क्या लिटरेसी कहाँ तक पहुँच रही थी, पीजेंट मतलब किसान और आर्टिजन्स पर। बाय द 18th सेंचुरी पीपल वांटेड टू रीड बुक्स एंड प्रोड्यूस्ड बुक्स इन लार्ज नंबर। 18वीं शताब्दी के अंत तक लोग बुक पढ़ना चाह रहे थे और लार्ज नंबर में बुक इस वजह से प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, सब लोग पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, अब देखो डिमांड बढ़ रही है, हर तरीके के लोग इसमें इंक्लूड हो रहे हैं, सबने पढ़ना सीख लिया, पहले पढ़ने लिखे नहीं थे। तो इससे क्या है ना कि नई नई डिमांड आएंगी, तो नई नई डिमांड आएंगी तो नई तरह की लिटरेचर लिखी जाएंगी। तो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर अपीयर्ड इन प्रिंट टारगेटिंग न्यू ऑडियंस, ठीक है, ठीक है, नई तरह की लिटरेचर लिखी जा रही हैं ताकि नए ऑडियंस को टारगेट करा जा सके, ठीक है। पैडलर्स रोम अराउंड द विलेज, पैडलर्स होते हैं मतलब जैसे अपने यहाँ फेरी वाले नहीं होते, ऐसे पैडलर्स होते हैं, क्या करते हैं, पैडलर्स रोम अराउंड द विलेजेस कैरिंग लिटिल बुक्स इन डिफरेंट इंटरेस्ट फॉर सेल। पैडलर्स बुक्स लिए रहते थे, गांव गांव घूमते थे और बुकें बेचते थे। न्यू फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर वर एज फॉलोज, जो नई तरह की लिटरेचर आई थी वो किस तरह की, दीज वर एल्मेनेक्स और रिचुअल कैलेंडर, मतलब जो हमारे यहाँ नहीं होता है, जैसे हम लोग का हिंदू कैलेंडर होता है, लाला राम स्वरूप पंचांग ऐसे ही उस टाइम ये वहाँ पे रिचुअल कैलेंडर दे रहे थे, और बैलेट थे, उसके साथ में फोक टेल्स थी, ठीक है। इन इंग्लैंड पेनी चैप बुक्स वर सोल्ड फॉर पेनी सो दैट इवन पुअर कुड बाय देम। इंग्लैंड में क्या हो रहा था, पेनी चैप बुक्स प्रिंट हो रही थी, मतलब बहुत सस्ती बुक, मतलब पेनी रुपये में आ जाएगी जो, ठीक है, बहुत छोटी रहेगी, इसमें कुछ कॉमिक्स टाइप की, इसमें 2 रुपये 3 रुपये वाली कॉमिक्स जो पहले नहीं आती थी, ऐसे ही वहाँ पर ये पेनी चैप बुक्स प्रिंट हो रही थी ताकि हर कोई आदमी पढ़ सके, ठीक है, गरीब से गरीब आदमी खरीद के पढ़ सके। इन फ्रांस बिलियोथेक्यू ब्लूई वर लो प्राइस्ड बुक्स, ठीक है, एक इस टाइप की ये बुक फ्रांस में प्रिंट हो रही थी, ठीक है, ये पुअर क्वालिटी में प्रिंट हो रही थी, और ठीक है, और चीप इसमें कवर लगा हुआ था, क्योंकि ना ये पुअर क्वालिटी इसलिए क्योंकि देखो सब लोगों तक पहुंच सके,
ठीक है, सस्ती रहेगी इससे ये बुक, लो प्राइस बुक, ठीक है। डिस्कवरीज, अब देखो सब आदमियों ने सब किताबें पढ़ ली, कहानियाँ पढ़ ली, सस्ती बुकें पढ़ ली, अब आदमी कुछ और चाहेगा तो और क्या पढ़ेगा वो। उस टाइम साइंटिस्ट भी तो थे, तो जो डिस्कवरी ऑफ एसिक न्यूटन्स, राइटिंग्स ऑफ थिंकर्स लाइक थॉमस, मतलब जो विद्वान लोग थे वो अपने साइंस के रिसर्च प्रिंट कर रहे थे, वो जनरल में छप रहे थे, ठीक है। प्रिंटेड एंड रीड, आदमी हर टाइप के आदमी थे ना, कोई कहानी सुनना, कोई प्ले पसंद कर रहा, कोई कॉमिक्स पढ़ रहा, कोई साइंटिस्ट की डिस्कवरीज पढ़ रहा था उस टाइम। दस देयर आइडियाज अबाउट साइंस एंड रीजन रेशनैलिटी, उनको रीड कर रहे थे, ठीक है। पावर ऑफ बुक्स, अब जैसे लोग पढ़ लिख रहे थे तो वो समझ रहे थे बुक्स की पावर। जैसे मिड 18th सेंचुरी आई, लॉट ऑफ पीपल बिलीव्ड दैट books could change the world, liberate society from despotism, tyranny, and make society which would ruled by reason and intellect. तो लोग ना ये मतलब समझ रहे थे, बुक का महत्व समझ रहे थे, वो चाह रहे थे कि हमें ना लिबरेट करेगा, किससे लिबरेट मतलब आज़ाद करेगा कि सोसाइटी में जो डेस्पोटिज्म है, डेस्पोटिज्म होता है कि एक कोई मतलब इंडिविजुअल का राज उसकी चल रहा, कोई कानून नहीं, कोई रूल रेगुलेशन नहीं फॉलो कर रहा, जो आदमी कह रहा है वही चल रहा, वही डेस्पोटिज्म होता है। टायरनी मतलब तानाशाही, सेम डेस्पोटिज्म की तरह से, मतलब इसमें बस रूल्स रेगुलेशन होते हैं लेकिन एक आदमी ही के ही द्वारा बनाए हुए रूल्स, ठीक है। तो इससे हमें बुक क्या कर रही हैं, अगर बुक्स लाएंगे, आदमी पढ़ेंगे, समझदार होंगे तो हमें इन सब चीज़ों से मुक्ति मिलेगी, से डेस्पोटिज्म से और टायरिज्म से। और सोसाइटी कैसी बनेगी, मेक सोसाइटी विच वुड रूल्ड बाय रीजनल एंड इंटेलेक्ट, सोसाइटी रूल की जाएगी बाय रीज़न और होशियार लोगों के द्वारा, ठीक है। Louis Sebastian Mercier, a novelist in 18th century France, declared that the printing press is the most powerful engine of progress. लुइस मर्सियर सेबेस्टियन थे, उन्होंने डिक्लेयर किया कि प्रिंटिंग प्रेस ना सबसे पावरफुल इंजन है किसका, अगर देश को आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करना है और पब्लिक ओपिनियन को आगे बढ़ना है, ठीक है। प्रिंट कल्चर एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन, बहुत से हिस्टोरियन ये बिलीव करते थे कि प्रिंट कल्चर की वजह से ऐसी कंडीशन बनी जिनसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है। तो क्या आर्गूमेंट देते, 3 टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट देते हैं वो लोग। पहला आर्गूमेंट क्या है, प्रिंट पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ एनलाइटनमेंट थिंकर्स, देयर राइटिंग प्रोवाइडेड क्रिटिकल कमेंट्री ऑन ट्रेडिशन, सुपरस्टिशन एंड डेस्पोटिज्म। तो प्रिंट ने क्या आदमियों को मतलब जागरूक किया, एनलाइटन किया, जागरूक किया। उन्होंने जो अपनी राइटिंग लिखी उसके द्वारा, ठीक है, किसके खिलाफ जागरूक किया, जो उनके पुराने ट्रेडिशंस थे, सुपरस्टिशंस, पुराने जो सुपरस्टिशन मतलब ना, सुपरस्टिशन क्या होता है, बिलीफ होता है, जैसे बिल्ली रास्ता काट गई तो आगे नहीं जाना चाहिए, ये सुपरस्टिशन। और जो पुराने ट्रेडिशंस और डेस्पोटिज्म मतलब एक आदमी का रूल चल रहा है, वो कोई वहाँ पे कोई कानून नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कुछ नहीं, तो इसके खिलाफ लिखा उन्होंने और को जागरूक किया, ठीक है। तो पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण क्या, प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट, प्रिंट ने एक नया कल्चर डेवलप किया, किसका, डायलॉग का, डिबेट का, मतलब आदमी आपस में डिबेट करें जिससे पता चले सही क्या है गलत क्या है, ठीक है। ऑल वैल्यूज़, नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस वर रीएवैल्यूएटेड एंड डिस्कस्ड बाय द पब्लिक, जो पुराने रूल्स, नॉर्म्स मतलब रूल्स होते हैं, पुरानी हमारी वैल्यूज़ थी और जो रूल्स थे, ठीक है, उनको रीएवैल्यूएट किया गया दोबारा से, मतलब उनसे डिबेट करके पता करा गया क्या सही है, इसमें से क्या गलत है, ये पब्लिक में डिस्कस हुई, ठीक है। और थर्ड क्या है, बाय 1780s देयर वाज अ फ्लो ऑफ लिटरेचर, 1780s में आते आते ना लिटरेचर का फ्लो आ गया, मतलब फ्लो मतलब समझो कि मतलब बाढ़ सी आ गई, बहुत सी लिटरेचर आ गई। स्पेशली कार्टून के द्वारा आदमियों को समझाने लगा, कोई सटायर माना या कैरिकेचर्स, जो न्यूज़पेपर में आपने कॉलम देखा होगा छोटा सा, यहाँ लास्ट में बना रहता है, सो उसमें यहाँ पे कार्टून बना रहता है, वो बताता है कुछ कॉमेडी से, यहाँ पे कुछ लिखा रहता है, ठीक है, वो जागरूक करता है। तो ये कैरिकेचर्स भी आ गए थे, ठीक है, कैरिकेचर्स दैट मॉक्ड और इंसल्टेड द रॉयल्टी, जो रॉयल्टी थी ना उसको मॉक करने के लिए कैरिकेचर्स आ जाते थे और क्रिटिसाइज करते थे उनकी मोरलिटी, इनकी मोरलिटी, रॉयल्टी। द 19th सेंचुरी, अब 19th सेंचुरी आते आते क्या हुआ था, बहुत से लोग पढ़ लिख गए थे, मास लिटरेसी हो गई थी यूरोप में। तो इससे क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ न्यू रीडर्स आएंगे, ठीक है, बहुत से नए रीडर्स आएंगे, जैसे जैसे आदमी पढ़ेंगे लिखेंगे। उसमें कौन कौन होंगे नए रीडर्स में, बच्चे भी होंगे, चिल्ड्रन, वुमेंस होंगी और काम वाले भी होंगे, वर्कर्स भी होंगे। पहले ये लोग लिटरेट नहीं थे, बाद में ये लोग लिटरेट हो गए, तो भाई इनकी डिमांड भी बढ़ेगी, इन्हें भी कुछ चाहिए, बच्चों को कॉमिक्स चाहिए, वुमेंस को कोई प्ले वगैरह मिल जाए, वर्कर्स को कोई मोटिवेशनल स्टोरी मिल जाए, ठीक है। चिल्ड्रन, वुमेन एंड वर्कर्स, ठीक है, एज अ प्राइमरी एजुकेशन
became compulsory from the late 19th century. 19th century में प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी बनी. तो चिल्ड्रन बिकेन इम्पोर्टेंट कैटेगरी ऑफ रीडर. तो चिल्ड्रन तो भैया देखो देखो एजुकेशन कंपलसरी को तो कुछ नहीं पड़ेगा, कम से कम बुक्स तो पढ़ेगा ही पड़ेगा. तो ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी बन गई रीडर्स की. ठीक है. द ग्रिम ब्रदर्स इन जर्मनी compiled traditional folk tales and collected from peasant and published in 1812. जो ग्रिम ब्रदर्स थे उन्होंने फोक टेल्स मतलब पुरानी कहानियाँ थी, किंवदंतियाँ कहते हैं, वो उन्होंने पीजेंट से ली, किसानों से ली और उनको पब्लिश कर दिया 1812 में. द चिल्ड्रन प्रेस वॉज सेटअप इन फ्रांस इन 1857. तो चिल्ड्रंस के लिए एक प्रेस सेटअप कर दी गई 1857 में. कहाँ पे? फ्रांस में. जो कि क्या पब्लिश कर रही थी? फेरी टेल्स, फोक टेल्स. जो भी मतलब अनसूटेबल होता था वो उसमें पब्लिश्ड वर्जन में से एडिट कर दिया जाता था, वो इंक्लूड नहीं करते थे. ठीक है. वुमेंस क्या बन गई? इम्पोर्टेंट रीडर बन गई. तो इनके लिए पेनी मैगजीन्स, सस्ती वाली मैगजीन छपने लगी. उसमें क्या होता था? कैसे बिहेवियर कैसे रखना है और हाउस कीपिंग, घर का काम कैसे करना है. ठीक है. सम ऑफ द वेस्ट वुमन नोबलिस्ट वर. जो वुमन जो मतलब नोबलिस्ट थी उससे यार जो नोवेल वगैरह लिखती थी. ठीक है. नोवेलिस्ट उसे कहते हैं जो वो नोवेल्स लिखते हैं. वर जेन ऑस्टन, जॉर्ज एलियट एंड ब्रॉन्टे सिस्टर. ये तीनों जो थी ना बहुत ही मतलब पॉपुलर नोवेलिस्ट थी. इन लेट 19th century lending libraries in England became an instrument for educating white collar workers and lower middle class people. जो 19th century के लास्ट में आते आते ना लाइब्रेरीज किराए पे देना एक मतलब एक ज़रिया बन गया था, एक इंस्ट्रूमेंट बन गया था. इसको जो वाइट कॉलर वर्कर्स थे उनको एजुकेट करने का और जो लोअर मिडिल क्लास पीपल थे उनको एजुकेट करने. आफ्टर वर्किंग डे वॉज शॉर्टेन फ्रॉम द मिड 19th century. तो मिड 19th century में क्या था ना, वर्किंग डे ना शॉर्टेन हो गए थे, मतलब जो काम का समय था वो कम कर दिया गया था. इससे क्या होता था वर्कर्स एट सम टाइम, उनके पास टाइम रहता था अपने इम्प्रूवमेंट के लिए और सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए. तो इससे वो क्या कर रहे थे? वो लिख रहे थे. दे रोट क्या पॉलिटिकल ट्रेड्स, पॉलिटिकल मतलब क्वालिटी क्या होती हैं, ऑटोबायोग्राफीज लिख रहे थे. Future innovations in printing. By the mid 19th century, Richard M. Howe of New York had perfected the power-driven cylindrical press, which could print 8,000 sheets per hour. Richard M. Howe न्यूयॉर्क के थे. इन्होंने एक पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस बना ली थी जो कि 8,000 शीट पर आवर प्रिंट कर देती थी. इट वॉज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर प्रिंटिंग न्यूज़पेपर. ये न्यूज़पेपर प्रिंट करने के लिए यूजफुल थी. ठीक है. कैसी प्रेस थी? सिलेंड्रिकल प्रेस थी. 8,000 शीट पर आवर प्रिंट कर रही थी. कौन लाया था इसे? रिचर्ड एम होए न्यूयॉर्क के. ठीक है. इन द लेट 19th century ऑफसेट प्रिंट्स वॉज डेवलप. और जैसे ही इसके साथ साथ एक और ऑफसेट प्रेस भी डेवलप कर ली गई थी. ये लगातार 6 कलर्स में प्रिंट कर सकती थी एक टाइम में. ठीक है. एक साथ मतलब 6 कलर्स प्रिंट कर सकती थी. और 20th century में इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड प्रेस आई. ठीक है. तो ठीक है. इन सब चीज़ आने से क्या हो रहा है? इन सब चीज़ों आने से जो मेथड ऑफ फीडिंग पेपर इंप्रूव हो रही है. क्वालिटी ऑफ प्लेट्स बिकेम बेटर. प्लेट्स कौन सी प्लेट्स? जिससे प्रेस न्यूज़पेपर वगैरह छपना है. ठीक है. वो वाली पे इंप्रूव हो रही है. ऑटोमेटिक पेपर रील्स एंड फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स ऑफ कलर रजिस्टर वर इंट्रोड्यूस्ड. ठीक है. तो जो ऑटोमेटिक पेपर रील आ गई थी जो कि अपने आप फीड हो जा रही थी. ठीक है. और फोटो इलेक्ट्रिक कलर्स कंट्रोल्स आ गए थे. ठीक है. जो कलर को रजिस्टर कर ले रहे थे आसानी से. ठीक है. अब स्ट्रेटजीज पर जाइए. स्ट्रेटजीज बुक बेचने की स्ट्रेटजीज. सम न्यू स्ट्रेटजीज टू सेल बुक्स वर इनकॉर्पोरेटेड इन 19th century. दीज वर पीरियडिकल विद सीरियलाइज्ड नॉवेल्स, चीप सीरीज, चीप पेपर बैक एडिशंस. ठीक है. ये नई स्ट्रेटजी आ गई थी. कौन सी? पीरियडिकल सीरीज. मतलब एक टाइम पीरियड पे कोई एक बुक छपेगी फिर वो कुछ उस टाइम पे. तो इससे क्या होता है? डिमांड बढ़ जाती है. या तो फिर सस्ती बुक छाप दो, चीप सीरीज. ठीक है. या फिर सस्ता पेपर लगा दो, चीप पेपर बैक एडिशंस. ठीक है. तो इससे क्या होगा? सस्ता होगा या फिर कोई टाइम पे आएगा. तो इन सब चीज़ों से क्या है? टेक्निक है ये. इनसे क्या है? डिमांड बढ़ती है. डिमांड बढ़ेगी तो ज़्यादा छपेगा और कंपनी को प्रॉफिट होगा. अब हम लोग पढ़ना है इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट. ठीक है. इंडिया में क्या चल रहा था प्रिंटिंग का सीन और पढ़ने का. ठीक है. बिफोर द एज ऑफ प्रिंट आइडियाज इंफॉर्मेशन वर रिटन फॉर्म. प्रिंट की एज से पहले आइडियाज और इन्फॉर्मेशन किस में थे? रिटन फॉर्म में थे, जो कि हाथ से लिखे जा रहे थे. मैन्यूस्क्रिप्ट्स बिफोर द एज ऑफ प्रिंट. इंडिया हैड अ वेरी रिच एंशियंट ट्रेडिशन ऑफ हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स इन संस्कृत, अरेबिक एंड पर्सियन.
एज वेल एज इन वेरियस वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस। इंडिया में क्या था, पहले से ही हमारे यहाँ बहुत अच्छा कल्चर था किसका, मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखना है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते हैं जो कि हाथ से लिखे जाते हैं। तो किस लैंग्वेज में लिखे जा रहे थे, संस्कृत, अरबिक, पर्शियन में पहले से ही लिखे जा रहे थे प्रिंटिंग प्रेस आने से पहले से ही। और कुछ वर्नाक्युलर लैंग्वेज में थे। वर्नाक्युलर लैंग्वेज वो थी जो लोकल लैंग्वेज किसी ग्रुप के द्वारा या फिर किसी क्षेत्र में, एरिया में ना, पर्टिकुलर एरिया में बोली जाती हैं, हर जगह नहीं बोली जाती, ठीक है। तो इसमें इन सब चीज़ों हमारे पास पहले से ही रिच टेक्स्ट अवेलेबल था। दिस मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर कॉपीड ऑन पाम लीव्स। ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी वो पेपर तो था नहीं, तो पाम लीव्स थी, ठीक है, उस पर लिखी जा रही थी। और ऑन हैंडमेड पेपर, जो हाथ के द्वारा बनाया जा रहा था पेपर, उस पर भी लिखी जा रही थी, ठीक है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर हाईली एक्सपेंसिव एंड गॉट डैमेज ईजीली। अब इससे क्या हो रहा था कि मैन्यूस्क्रिप्ट ना आदमी लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये कैसी होंगी, महंगी होंगी, हाईली एक्सपेंसिव हैं और डैमेज होने का भी खतरा है इनका, और डैमेज ईजीली। दे हैड टू बी हैंडल केयरफुली, इसको उनका ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। वर नॉट वाइडली यूज इन एवरीडे लाइफ। और अब देखो ना, ये एवरीडे लाइफ में यूज़ नहीं कर सकते हम, कि रोज़ रोज़ यूज़ करेंगे। अब वो पाम लीव है, वो फट जाएगी रोज़ रोज़, उसे यूज़ करोगे, रोज़ रोज़ पढ़ोगे, ठीक है। प्रिंट इंडिया में कब आया, उससे पहले मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी जा रही थी, ठीक है। अब प्रिंट आया इंडिया में, कैसे आया, द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस केम टू गोवा। गोवा में आया भैया फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस। कौन लाया, पुर्तगीज मिशनरी लाए, कब, मिड 16th सेंचुरी, मतलब 1550 के आसपास का भी, ठीक है। द जिस्विट प्रीस्ट लर्नड कोंकणी, इन्होंने कोंकणी सीखी और उन्होंने बहुत सी बुकें लिखी, प्रिंटेड सेवरल बुक्स। आफ्टर 50 बुक्स हैड बीन प्रिंटेड इन कोंकणी एंड कन्नड़ा लैंग्वेज इन 1674। जब 50 बुक लिखी जा चुकी थी कोंकणी में और कन्नड़ा लैंग्वेज में, तब फिर उसके बाद इन्होंने जाके कोंकणी सीखी। कैथोलिक प्रीस्ट प्रिंटेड द फर्स्ट तमिल बुक्स इन 1579। कैथोलिक के जो प्रीस्ट थे, पादरी थे, उन्होंने पहली तमिल बुक लिखी थी 1579 में, कहाँ पे, कोचीन में। और फर्स्ट मलयालम बुक लिखी गई थी 1713 में। इन 1710 डच प्रोटेस्टेंट मिशनरी हैड प्रिंटेड 32 तमिलियन बुक्स। डच प्रोटेस्टेंट ने भी भैया 32 तमिल बुक्स लिख दी थी। कंट्रीब्यूशन ऑफ जेम्स ऑगस्टस हिक्की। जेम्स ऑगस्टस हिक्की का क्या कंट्रीब्यूशन था, तो द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन टू इम्पोर्ट प्रेसेस फ्रॉम लेट 17th सेंचुरी इन इंडिया। जैसे मतलब 1750 के बाद या फिर 1760 1780 में इन्होंने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रेसेस को मतलब बाहर से मंगाना स्टार्ट कर दिया था। कहाँ से, यूरोप से मंगाना स्टार्ट कर दिया था। फ्रॉम 1780 अ वीकली इंग्लिश मैगजीन वॉज एडिटेड बाय जेम्स ऑगस्टस हिक्की। एक वीकली मतलब साप्ताहिक मैगजीन थी जो कि जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा एडिट की जाती है, इसके एडिटर थे। जेम्स पब्लिश्ड अ लॉट ऑफ गॉसिप अबाउट द कंपनी सीनियर ऑफिसर्स। ये उनके बारे में, कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उनके बारे में लिखते थे। सो द गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग प्रोसिक्यूटेड हिम। वे उनकी चुगली लिख देते थे, तो मतलब जो उनमें कमियां थी कंपनी में, तो भैया गवर्नर थे उस टाइम के जनरल वारन हेस्टिंग, उन्होंने इनको प्रोसिक्यूट कर दिया, ठीक है, ठीक है, फांसी की सजा दी थी। बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी अ नंबर ऑफ न्यूज़ पेपर्स एंड जर्नल्स बिगिन टू पब्लिश। फिर जैसे ही 18th सेंचुरी का एंड आया तो बहुत सी न्यूज़पेपर प्रिंट होने लगे, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस इन्होंने इंपोर्ट कर ली थी ना बहुत सारी। अब आ जाएंगे तो भाई कुछ ना कुछ तो छपेगा, तो क्या है, बहुत से नंबर ऑफ न्यूज़पेपर छप रहे हैं, जर्नल्स लिख रहे हैं, ठीक है। द फर्स्ट वाज द वीकली बंगाली न्यूज़पेपर। सबसे पहला क्या था, साप्ताहिक बंगाली न्यूज़पेपर था, इसका नाम था बंगाल गजेट। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बंगाल गजेट सबसे पहला न्यूज़पेपर था, ठीक है, बंगाली लैंग्वेज में था। ब्रॉट आउट किसके द्वारा लिखा गया था, गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा लिखा गया था, कब, 1780 में, ठीक है। तो बंगाल गजेट बंगाली लैंग्वेज में किसने लिखा था, गंगाधर भट्टाचार्य ने 1780 में। हु वाज क्लोज टू राजा राम मोहन रॉय। ये राजा राम मोहन रॉय के प्रिंटिंग प्रेस आई और बहुत सी मतलब प्रिंट होने लगे, तो उसके बाद ना क्या होगा, डिबेट होंगे। जो अभी यूरोप में हो रहा था वो हमारे देश में होने लगेगा। तो रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट्स। फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी द रिलीजियस डिबेट्स वर कैरिड आउट इन पब्लिक एंड इन प्रिंट। जैसे ही 19th सेंचुरी की शुरुआत हुई तो क्या हुआ, डिबेट्स, कौन सी डिबेट, रिलीजियस पे डिबेट्स होने लगी, पब्लिक में भी, आम आदमी में भी। जो यूरोप में हो रहा था वो हमारे देश में होने लगा, और प्रिंट में भी। तो ठीक है, अब जैसे ये सब होंगे तो इससे क्या नए आइडियाज़ आएंगे, और ये नए आइडियाज़ क्या करेंगे, शेप करेंगे नेचर ऑफ डिबेट को, चेंज करेंगे, ठीक है। इट वॉज द टाइम ऑफ इंटेंस कॉन्ट्रोवर्सीज बिटवीन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स। तो भाई जब जैसे ये डिबेट्स होंगी ना तो कंट्रोवर्सी भी होंगी, ठीक है। तो उसमें कंट्रोवर्सी हो रही थी सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मर में। एंड तो भाई जो सोशल में, समाज में जो चेंज चाह रहे हैं
और किसमें, धर्म में जो चेंज चाह रहे हैं, रिफॉर्म मतलब जो चेंज चाहते हैं, ठीक है। कौन चेंज, किस में चेंज चाह रहे हैं, सोशल और रिलीजियस में। तो ये किससे लड़ेंगे, ये ऑर्थोडॉक्स हैं, जो ऑर्थोडॉक्स लोग वो होते हैं जो चेंज नहीं चाहते हैं। तो हिंदू एंड हिंदू ऑर्थोडॉक्स पीपल वर मैटर्स ऑफ विडो परसिक्यूशन, जब विधवा लोगों को मार दिया जाता था उसके ऊपर इन लोगों ने, रिफॉर्मर्स ने डिबेट करी। और मोनोथीज्म मतलब जो एक ही गॉड को मानते हैं उनके से भी डिबेट हुई। तो इससे क्या हुआ, आपस में कंट्रोवर्सियाँ हुई। राजा राम मोहन रॉय ने एक बुक पब्लिश कर दी, ये सोशल रिफॉर्मर थे। इन्होंने कौन सी बुक लिखी, संवाद कौमुदी इन 1821। तो ठीक है, इन्होंने तो अपनी लिख दी भाई। तो इसका जवाब आया, किसका जवाब आया भाई, अब जवाब बुकों से आ रहे थे, ठीक है। तो हिंदू ऑर्थोडॉक्स ने अपनी एक बुक लिख दी, समाचार चंद्रिका। उन्होंने इसमें क्या करा, इनके व्यू को अपोज किया, राजा राम मोहन रॉय के व्यूज़ को अपोज किया, ठीक है। इन्होंने हिंदू ऑर्थोडॉक्स ने किस लिए क्या लिखी, समाचार चंद्रिका, और राजा राम मोहन रॉय ने लिखी थी संवाद कौमुदी 1821 में। इन नॉर्थ इंडिया द उलमा very anxious about the collapse of Muslim dynasties. They feared that the colonial rulers would encourage conversion and change the Muslim personal law. तो उलमा को डर था कि मुस्लिम डायनेस्टी कोलैप्स कर जाएंगी। उन्हें ये भी डर था कि जो कॉलोनियल रूलर है ना वो कन्वर्जन एंकरेज करेंगे और मुस्लिम पर्सनल लॉ को, उनके जो लॉ है पर्सनल लॉ, उसको चेंज कर देंगे। दस दे पब्लिश्ड पर्सियन एंड उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ होली स्क्रिप्चर्स। तो उन्होंने अपने जो स्क्रिप्चर्स थे उसका पर्सियन और उर्दू में ट्रांसलेशन स्टार्ट कर दिया। एंड प्रिंटेड रिलीजियस न्यूज़पेपर, और रिलीजियस न्यूज़पेपर छापने लगे। इन नॉर्थ इंडिया द देवबंद सेमिनरी, एक देवबंद सेमिनरी है मुस्लिम्स की, वाज फाउंडेड इन 1861। ये 1861 में फाउंड की। उसने क्या पब्लिश किया, उन्होंने फतवास चालू मतलब प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। टेलिंग द मुस्लिम हाउ टू कंडक्ट देयर एवरीडे लाइफ। फतवा उसमें ये होता था कि उन लोगों को अपनी एवरीडे लाइफ कैसे करना है, क्योंकि डर था कि यहाँ पे कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगा, हमारे जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो चेंज कर दिए जाएंगे। तो उन्होंने अपनी स्क्रिप्चर्स को पर्सियन और उर्दू में ट्रांसलेट करना स्टार्ट किया। उसके बाद ये देवबंद सेमिनरी आया 1861 में। इस उन्होंने फतवास लिखना स्टार्ट कर दिया। फतवास में उन्हें ये बताया गया कि इनको कैसे अपनी एवरीडे लाइफ में काम करना है, ठीक है। और इस्लामिक डॉक्ट्राइंस की जो मीनिंग है वो भी उन्होंने प्रिंट के थ्रू बताना स्टार्ट किया, ठीक है। द फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन ऑफ द रामचरितमानस ऑफ तुलसीदास वॉज पब्लिश इन 1810 फ्रॉम कैलकाटा। बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन ऑफ रामचरितमानस ऑफ तुलसीदास वॉज पब्लिश इन 1810 फ्रॉम कैलकाटा। कैलकाटा से लिखा गया 1810 में, ठीक है। फ्रॉम द 1880s द नवल किशोर प्रेस एट लखनऊ एंड श्री वेंकटेश्वर प्रेस इन बॉम्बे पब्लिश्ड a religious text in vernaculars. The religious text encouraged discussion and debates among the different religions. 1880 में क्या हुआ, नवल किशोर प्रेस थी कहाँ की, नवल किशोर प्रेस थी कहाँ की, लखनऊ की। और श्री वेंकटेश्वर प्रेस कहाँ की थी, बॉम्बे की। तो भाई लखनऊ में कौन सी थी, नवल किशोर प्रेस। बॉम्बे में थी श्री वेंकटेश्वर प्रेस। इन्होंने क्या पब्लिश किया, रिलीजियस टेक्स्ट। कहाँ पे, वर्नाकुलर्स। वर्नाकुलर होती है वही लोकल लैंग्वेज किसी पर्टिकुलर एरिया की या किसी पर्टिकुलर ग्रुप की, ठीक है। रिलीजियस टेक्स्ट एंकरेज डिस्कशन एंड डिबेट्स अमंग डिफरेंट रिलीजन। रिलीजियस टेक्स्ट क्या उनको बढ़ावा दे रहे थे, डिबेट्स को बढ़ावा दे रहे थे अमंग डिफरेंट रिलीजन में, ठीक है। फ्रॉम 1822 टू पर्सियन न्यूज़पेपर वर पब्लिश्ड। जाम ए जहां नामा एंड शम्सकुल अखबार। 1822 में 2 पर्सियन न्यूज़पेपर भी छपे, जाम ए जहां नामा और शम्सकुल अखबार। इन द सेम ईयर अ गुजराती न्यूज़पेपर द बॉम्बे समाचार वॉज स्टार्ट पब्लिशिंग। तो बस ये याद कर लो, ये आएंगे कि 1822 में पर्सियन कौन से न्यूज़पेपर थे, ये थे। बॉम्बे में कौन थे, ये बॉम्बे समाचार था गुजरात में। न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन, नए तरीके से पब्लिकेशन कैसे होते हैं। प्रिंटिंग क्रिएटेड नीड फॉर न्यू काइंड्स ऑफ राइटिंग। प्रिंटिंग ने क्या करा, ज़रूरत पैदा कर दी नई तरीके की राइटिंग के लिए। द नोवेल विच हैड डेवलप्ड इन यूरोप केटर्ड टू दिस नीड। तो जो नई ज़रूरत थी वो पहले यूरोप में हो चुका था, भाई यूरोप से इधर आ रहा था, तो उन्हें नोवेल वहाँ प्रिंट होने लगी थी, ठीक है। उसने इस ज़रूरत को पूरा किया। केटर मतलब पूरा करना ज़रूरत को, ठीक है। केटर टू दिस नीड, ठीक है। इट रिक्वायर्ड डिफरेंट इंडियन फॉर्म्स एंड स्टाइल्स बिसाइड नोवेल्स। अदर न्यू लिटरेरी फॉर्म्स लाइक लिरिक्स, शॉर्ट स्टोरीज एंड ऐसे अबाउट द सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ रीडिंग, ठीक है। तो न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन क्या क्या आ रहा था, जो यूरोप में नोवेल्स थी वो भी हमारे यहाँ छपने लगी।
ठीक है। और हमारे यहाँ क्या छपने लगा, लिटरेरी फॉर्म, जो कि लिरिक्स, लाइक लिरिक्स, शॉर्ट स्टोरीज, किसमें, किताबों की शॉर्ट स्टोरी, वो वीडियो वाली शॉर्ट नहीं, किताबों वाली शॉर्ट स्टोरी, और एसेस, ये सब प्रिंट होने लगे, क्योंकि नई डिमांड आ रही है, तो ये नई डिमांड में ये सब चीज़ें पूरी करेंगे। नोवेल्स लिखी जा रही हैं, लिरिक्स लिखे जा रहे हैं, मतलब पोएम वगैरह, शॉर्ट स्टोरी और एसेस लिखे जा रहे हैं, ठीक है। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी अ न्यू विजुअल कल्चर वॉज टेकिंग शेप। 19th सेंचुरी के एंड में एक नया विजुअल कल्चर मतलब आप जैसे अब तुम ये अभी लिरिक्स ही चल रही थी, अब विजुअल कल्चर में क्या, पिक्चर भी आ जाएंगी, पिक्चर भी प्रिंट होने लगी, उसके साथ बगल में कुछ कहानी लिखी रहेगी, ठीक है। वॉज टेकिंग शेप। पेंटर्स लाइक राजा रवि वर्मा प्रोड्यूस्ड इमेजेस फॉर मास सर्कुलेशन। पेंटर थे राजा रवि वर्मा, इन्होंने इमेजेस बनाई मास सर्कुलेशन। इवन पुअर कुड इजीली बाय द कैलेंडर्स एंड चीप प्रिंट्स फॉर द डेकोरेशन ऑफ हिज हाउस एंड ऑफिस। तो अब देखो प्रिंटिंग में, अब देखो वो ऊपर स्टोरीज वगैरह प्रिंट हो गई, सब कुछ हो गया, अब ना यहाँ पे पेंटिंग का सीन आ गया। तो राजा रवि वर्मा थे, ये इमेज सर्कुलेट करते थे, ठीक है। तो अब प्रिंटिंग प्रेस में क्या बहुत मास स्केल पर प्रोड्यूस हो रहा था, तो आदमी क्या ना, गरीब आदमी ये इमेजेस परचेस कर पा रहा था। तो उन्होंने क्या परचेस स्टार्ट करना चालू किया, कैलेंडर्स, चीप प्रिंट्स फॉर डेकोरेशन, डेकोरेशन नहीं, कोई अपन सीनरी ला के लगा देते हैं, वो चीप प्रिंट्स आ रहे हैं उसके, ठीक है, हाउस और ऑफिस में लगा दे रहे हैं। दीज प्रिंट्स बिगिन शेपिंग पॉपुलर आइडियाज अबाउट मॉडर्निटी, ट्रेडिशन, रिलीजन। अब देखो ना, वो प्रिंटिंग है ना, उसमें कुछ ऐसे मैसेजेस भी होते हैं, जैसे मतलब जो कोई पेंटिंग लेके आए उसमें कुछ ऐसा मैसेज होगा। कुछ लोग मॉडर्न दिखने के लिए अलग अलग पेंटिंग नहीं लगाते घर में, तो इससे क्या हुआ, कल्चर चेंज होने लगा, शेप होने लगा। शेपिंग पॉपुलर आइडियाज अबाउट मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशंस, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, सोसाइटी एंड कल्चर। बाय द 1870s कैरिकेचर्स, अरे वही न्यूज़पेपर में जो बना देते हैं ना कार्टून, किसी पे व्यंग करना हो तो उसका कार्टून बना के उसको कुछ बना दिया। कार्टून्स वर बीइंग पब्लिश्ड इन जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर्स कमेंटिंग ऑन सोशल, जो सोशल मतलब जो समाज में जो इश्यूज़ हैं, जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर कैरिकेचर्स बनने लगे, ठीक है। जो कैरिकेचर्स कार्टून के रूप में जो समाज में इशू हैं वो बताते थे। इससे क्या है ना, आदमी को पढ़ने में इंटरेस्ट भी आता और साथ ही साथ समाज में जो इशू हैं वो भी पता चल जाते हैं। वुमन एंड प्रिंट, लिबरल हस्बैंड्स एंड फादर बिगिन एजुकेटिंग देयर वुमन फोल्क एट होम एंड सेंड देम टू स्कूल्स। जो भी उदारवादी हस्बैंड्स थे, फादर्स थे, उन्होंने क्या पढ़ाना स्टार्ट किया, किसको, वुमेंस को, एट होम पे, या फिर कुछ को स्कूल भेजना शुरू किया। After the mid-19th century, women's schools were set up in the cities, towns. Many journals began carrying the writings of women and explained why women should be educated. और 1850 के आते आते बहुत सी औरतों को स्कूल भेजा जाने लगा और वहाँ पे स्कूल सेटअप हुए स्पेशली फॉर वुमेन। वुमेन स्कूल्स वर सेटअप कहाँ पे, शहरों में। और बहुत सी जर्नल, पत्रिकाएँ वुमेन के बारे में लिखने लगी, एक्सप्लेन, वो बताया उन्होंने कि वुमेन को पढ़ाई क्यों करनी चाहिए। मैनी वुमेन्स कंट्रीब्यूटेड टू प्रिंट कल्चर, बहुत सी वुमेन ने इससे क्या है ना, प्रिंट कल्चर में भी कंट्रीब्यूट किया, मतलब अपना योगदान दिया। उनमें से फेमस कौन कौन सी हैं, उनमें से फेमस हैं राजसुंदरी देवी, ईस्ट बंगाल। राजसुंदरी देवी, अ यंग मैरिड गर्ल इन वेरी ऑर्थोडॉक्स फैमिली, लर्न टू रीड इन सीक्रेसी ऑफ हर किचन एंड सी रोट ऑटोबायोग्राफी अमर जीवन इन 1876। ये चोरी चोरी अपने किचन में पढ़ती रहती थी और उन्होंने एक अपनी खुद की आत्मकथा लिखी, ऑटोबायोग्राफी लिखी, जिसका नाम है अमर जीवन, 1876। कहाँ की थी, बंगाल की थी। इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी अमर जीवन 1876 में। फिर एक और थी प्रोमिनेंट लेडी, कैलाश वासिनी देवी, फ्रॉम 1860। सम बंगाली वुमन लाइक कैलाश वासिनी देवी हाईलाइटेड द एक्सपीरियंसेस ऑफ वुमन। इन्होंने क्या हाईलाइट किया, एक्सपीरियंस, वुमन के कैसे एक्सपीरियंस होते हैं। हाउ दे वर इम्प्रिजेंट एट होम, कैसे वो घर में इम्प्रिजेंट हैं, मतलब जेल्ड है एक तरीके से। कैप्ट इन इग्नोरेंस, कैसे उन्हें इग्नोर किया जाता है। फोर्स टू डू हार्ड वर्क, उन्हें फोर्स किया था हार्ड वर्क के लिए, डोमेस्टिक वर्क के लिए। एंड ट्रीटेड अनजस्टली, और उनके साथ जस्टिफिकेबल मतलब क्या होता है, ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है उन लोगों को, उनको इग्नोर करा जा रहा है, उनको फोर्स करा जा रहा है हार्ड वर्क के लिए। ये सब उनके थॉट थे, उन्होंने बताया उन्हें एक्सपीरियंस वुमन के तौर पर। और अगली थी ताराबाई शिंदे एंड पंडिता रामाबाई। In the 1880s, women writers like Tarabai Shinde and Pandita Ramabai, both from Maharashtra, wrote about miserable lives of upper caste Hindu women, especially widow. इन्होंने लिखा किसके बारे में, जो दयनीय स्थिति थी अपर कास्ट हिंदू वुमन की और उनकी
विधवाओं की। कौन ने? ताराबाई शिंदे, पंडिता रामाबाई। ये कहाँ की हैं? ये महाराष्ट्र की हैं। ठीक है। बेगम रुकैया शेखावत हुसैन इन 1926 फेमस एजुकेशनिस्ट, पढ़ी लिखी थी ये और लिटरेरी फिगर। बेगम रुकैया शेखावत हुसैन डिसअप्रूव्ड मैन फ्रॉम विद होल्डिंग एजुकेशन फ्रॉम वुमन इन द नेम ऑफ रिलीजन। इन्होंने इस ख्याल को डिसअप्रूव किया, मतलब डिसएग्री करें किससे कि वुमन को ना रिलीजन के नाम पर पढ़ने नहीं दिया जा रहा। ठीक है ना, पढ़ने से रोका जा रहा है। विद होल्डिंग एजुकेशन फ्रॉम वुमन इन द नेम ऑफ रिलीजन, रिलीजन के नाम पे जो रोका जा रहा था, किसने करा था? बेगम रुकैया शेखावत हुसैन ने। प्रिंट कल्चर एंड वुमन एजुकेशन। अब देखो प्रिंट कल्चर कहाँ पहुँच चुका है? वुमन एजुकेशन में पहुँच चुका है। ठीक है। उर्दू, तमिल, बंगाली एंड मराठी प्रिंट कल्चर ऑल्सो डेवलप्ड। ठीक है। इन सब प्रिंट कल्चर के साथ साथ कौन कौन सा लैंग्वेज में डेवलप हुई? उर्दू, तमिल, बंगाली, मराठी। लेटर हिंदी प्रिंट कल्चर ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम 1870s। ठीक है। सबसे बाद में हिंदी का प्रिंट कल्चर आया। इन द अर्ली 20th सेंचुरी मैनी जर्नल्स एडिटेड बाय वुमन डिस्कस्ड अबाउट वुमन एजुकेशन, विडोहुड, विडो रीमैरिज, सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल मूवमेंट एक्सेट्रा। जो अर्ली 20th सेंचुरी थी उसमें बहुत से जर्नल में वुमन के द्वारा जो एडिट की गई थी उनमें क्या डिस्कशन हुआ? वुमन की एजुकेशन, विडोहुड, रीमैरिज और सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल मूवमेंट। इन पंजाब राम चड्डा पब्लिश्ड फास्ट सेलिंग स्त्री धर्म विचार टू टीच वुमन हाउ टू बी ओबीडियंट वाइफ्स। तो ये राम चड्डा ने एक बुक लिखी थी स्त्री धर्म विचार। इसमें बताया गया था कि वुमन को कैसे ओबीडियंट वाइफ होना है। द खालसा टेक्स्ट सोसाइटी पब्लिश चीप बुकलेट्स विद सिमिलर मैसेज। खालसा टेक्स्ट सोसाइटी थी, उन्होंने सेम मैसेज के साथ एक सस्ती बुक निकाल दी। इन बंगाल बाटाला was an area in central Calcutta. It published various type of popular books including novels. तो एक बटाला एक जगह है कलकत्ता में, इन्होंने बहुत सारी यहाँ पे बुकें छपती हैं कलकत्ता की। ठीक है। These books were very cheap. ये बटाला की बुक कैसी सस्ती हैं, illustrated with wood cuts. ठीक है। अब अपन को अगला टॉपिक पढ़ना है प्रिंट एंड द पुअर पीपल। देखो वुमन के लिए प्रिंट पढ़ लिया हमने, अब प्रिंट पढ़ेंगे इसके लिए पुअर पीपल। इन 19th सेंचुरी in towns of Madras, cheap and small books were brought to market, sold at crossroads so that the poor could purchase them. टाउन ऑफ मद्रास में क्या हुआ कि जो सस्ती बुक छपी और रोड के किनारे बेची जाने लगी, जिससे कि गरीब आदमी परचेज कर सके। पब्लिक लाइब्रेरीज वर सेटअप एट अर्ली 20th सेंचुरी। पब्लिक लाइब्रेरी सेट कर दी गई जहाँ पे आदमी बैठ के आराम से किताबें पढ़ सके। प्रिंट एंड कास्टिज्म। दो प्रिंट में सब चीज़ आ गई, जातिवाद रह गया था, वो भी आ गया था। From the late 19th century, issue of caste discrimination began to written in the many printed tracts and essays. जैसी लेट 19th सेंचुरीज आई तो उसमें देखो अब सबका इशूज क्लियर हो गया, पुअर के, वुमन के, हर कैटेगरी। अब कास्टिज्म रह गया। अब कास्टिज्म का इशू कब आया? लेट 19th सेंचुरी में। अब जो भी बुक लिखी गई इनमें सब उसमें जाति के मतलब जातिवाद पे उठाया गया, कैसे मतलब इसमें चेंज करने की ज़रूरत है जो हमारा सिस्टम है, कैसे। ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए। द सोशल रिफॉर्मर्स लाइक ज्योतिबा फुले, ये थे ना समाज सुधारक ज्योतिबा फुले। सोशल रिफॉर्म मतलब समाज सुधारक ज्योतिबा फुले। उन्होंने क्या लिखा? जो इनजस्टिस हो रही है कास्ट सिस्टम में, उनकी बुक का नाम था गुलामगिरी, 1871 में। इन्होंने इसमें लिखा कास्टिज्म के ऊपर, मतलब जो कास्टिज्म तो ठीक है लेकिन उसमें आप लोग इनजस्टिस कर रहे हो। जस्टिस रहो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी सिस्टम बना रहे हैं, लेकिन आप इनजस्टिस करोगे तो गलत बात है। तो उन्होंने उसके बारे में जो कमियां थी हमारे कास्ट सिस्टम में उसमें उन्होंने इस बुक में लिख दिया, गुलामगिरी इन 1871। इन 20th सेंचुरी बी आर अम्बेडकर एंड E.V. रामास्वामी नाइकर रोट अबाउट कास्टिज्म। इन्होंने भी कास्टिज्म के बारे में लिखा और इनकी जो लिखा है इन्होंने इसके बारे में से पूरे देश में लोगों ने पढ़ा। काशी बाबा कानपुर मिल वर्कर रोट, काशी बाबा थे कानपुर के मिल वर्कर थे, इन्होंने भी बुक लिखी छोटे और बड़े का सवाल। इम्पोर्टेंट है ये, 1938 में लिखी इन्होंने। कानपुर के ये मिल में काम करते थे, इन्होंने भी अपनी एक किताब लिख दी छोटे और बड़े का सवाल। फिर सजेस्टेड लिंक्स बिटवीन कास्ट एंड क्लास एक्सप्लॉयटेशन, उसमें बताए गए थे लिंक कैसे हैं कि मतलब एक कास्ट और क्लास एक्सप्लॉयटेशन, मतलब अपर क्लास लोअर क्लास या अपर कास्ट लोअर कास्ट में कैसे शोषण हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ठीक है। अनदर कानपुर मिल वर्कर सुदर्शन चक्र रोट
पोएम्स, एक सुदर्शन चक्र थे, ये पोएम लिख रहे थे। इन्होंने एक थे काशी बाबा, ये भी कानपुर के, सुदर्शन चक्र ये भी कानपुर। इन्होंने बुक लिखी थी छोटे और बड़े का सवाल, इन्होंने लिखा सुदर्शन चक्र रोड पोएम्स, पब्लिश्ड कलेक्शन। इन पोएम का कलेक्शन कहाँ पे लिखा? सच्ची कविताएं में, सच्ची कविताएं लिखी ने सुदर्शन चक्र ने, ठीक है। बाय दी 1930s बेंगलोर कॉटन मिल वर्कर सेट अप लाइब्रेरीज टू एजुकेट देमसेल्फ। 1930s में बेंगलोर के जो कॉटन मिल वर्कर थे उन्होंने खुद के लिए ही लाइब्रेरी सेटअप कर लें ताकि वो उसको अपने आप को लिटरेट कर सके, पढ़ा लिखा एजुकेट कर सके, ठीक है। दीज वर स्पॉन्सर्ड बाय सोशल रिफॉर्मर्स, ये किसके द्वारा स्पॉन्सर्ड थी, मतलब पैसा कौन दे रहा था लाइब्रेरी सेट करने का? जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, ठीक है। इन्होंने क्यों रोका था भाई, इन्होंने पैसे क्यों दिए थे सोशल रिफॉर्मर्स ने? क्योंकि ये इन्हें रोकना चाह रहे थे, रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम एक्सेसिव ड्रिंकिंग अमंग देम। भैया वो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ेगा तो वो ड्रिंक नहीं करेगा ना उस टाइम में, ठीक है ना। तो इन्होंने सोशल रिफॉर्मर समाज सुधारक उन्होंने चलो तुम लाइब्रेरी खुलवा देते हैं, लाइब्रेरी खुलवा दे दो, वहाँ बैठ के बेंगलोर के कॉटन मिल वर्कर पढ़ते थे। तो उससे दो चीज़ें हो रही थी, एक तो इनकी ये एक्सेसिव ड्रिंकिंग वाली आदत जो है ना वो छूट रही थी, और इनमें लिटरेसी भी आ रही थी, और देश की भावना भी बढ़ रही, देशभक्ति की भावना भी बढ़ रही थी इनमें, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया आइडिया था सोशल रिफॉर्मर्स के द्वारा, लाइब्रेरी खोल दो भैया, ड्रिंकिंग की आदत खत्म हो जाएगी। अब ये देखो सेंसरशिप, प्रिंट आएगा तो कुछ भी छाप सकता है, इसलिए सेंसरशिप भी जरूरी है कि कुछ भी फर्जी ना फैलाए, किसी को मतलब भड़का ना दे, आपस में लड़ाई हो जाए, इसलिए क्या सेंसरशिप जरूरी है। बाय द 1820s द कैलकाटा सुप्रीम कोर्ट पास्ट सर्टेन रेगुलेशन टू कंट्रोल प्रेस फ्रीडम। तो 1820 में कैलकाटा सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, कुछ रेगुलेशन पास करे ताकि प्रेस की फ्रीडम को कंट्रोल कर सके। 1835 गवर्नर जनरल बेंटिंग फेस्ड अर्जेंट पिटिशंस बाय एडिटर्स ऑफ इंग्लिश एंड वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, ठीक है। इन लोगों ने फिर क्या, इन्होंने कंट्रोल करा। तो भैया 1835 में ये जो एडिटर्स थे इंग्लिश जर्नल के, जो वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स के इनके एडिटर्स थे, वही ने कहा तुम कंट्रोल कर रहे हो, तो उन्होंने इनसे रिक्वेस्ट करी बेंटिक से कि हमारे थोड़े नॉर्म्स हैं ना, जो लॉज हैं, कानून, उसको थोड़ा लचीला बनाइए ताकि हम अपनी प्रेस को सही से चला सकें, ठीक है। तो वो मान भी गया इसके लिए, ठीक है। हम रिवाइज करें, ही एग्रीड टू, कौन मान गया? गवर्नर जनरल बेंटिक, ही एग्रीड टू रिवाइज प्रेस लॉस, ये रिवाइज करेगा प्रेस लॉस को, मतलब चेंज करेगा उसमें। थॉमस मैकुले अ लिबरल कॉलोनियल ऑफिशियल फॉर्मुलेटेड न्यू रूल्स दैट रिस्टोर्ड द अर्लियर फ्रीडम्स। थॉमस मैकुले थे, ठीक है, इन्होंने नए रूल बनाए, ठीक है। प्रेस आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस